आज है 15 दिसंबर सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन खबरों की जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने मनरेगा का ढांचा बदलते हुए 40% खर्च का बोझ अब राज्यों पर डालने की तैयारी कर ली है। हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, जहां रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि व्यापार घाटा कम होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे झारखंड, जहां सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, और दिल्ली, जो एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात गांव और रोजगार की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसे लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया जाने वाला है। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, यानी VBGRAM। इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रस्ताव है, जो पहले 100 दिन हुआ करता था। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। अब तक मनरेगा के तहत मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन नए नियम के मुताबिक अब इस खर्च का 40% हिस्सा राज्य सरकारों को उठाना होगा। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। CPM सांसद जॉन ब्रिटास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली खेल तो राज्यों पर आर्थिक बोझ डालना है। अनुमान है कि इससे राज्यों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। अकेले केरल जैसे राज्य पर 2,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ आएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वारा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि दुनिया भर में सम्मानित महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने की क्या जरूरत थी। उनका कहना है कि नाम बदलने से स्टेशनरी और दफ्तरों में बदलाव करने पड़ते हैं, जिससे जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया है। कुल मिलाकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार रोजगार गारंटी के अधिकार को कमजोर कर रही है और चुपके से अपना वित्तीय बोझ राज्यों के कंधों पर डाल रही है। अब रुख करते हैं एक विशेष विश्लेषण का। स्तंभकार और एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख आकार पटेल ने सरकार की कार्यशैली पर एक तीखा लेख लिखा है। उनका मानना है कि जब गवर्नेंस यानी शासन के जरिए नतीजे देना मुश्किल हो जाता है, तो अक्सर दिखावे का सहारा लिया जाता है। पटेल लिखते हैं कि गवर्नेंस मुश्किल है और अच्छी गवर्नेंस उससे भी ज्यादा मुश्किल। उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री और जर्जर इमारतों का उदाहरण देते हुए कहा कि समस्याओं की जड़ को ठीक करने के बजाय अक्सर सतही उपाय किए जाते हैं, जैसे किसी इमारत में आग लगने पर बुलडोजर चला देना, लेकिन वैसी हजारों इमारतों को अनदेखा कर देना। मनरेगा के संदर्भ में आकार पटेल याद दिलाते हैं कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था। उस वक्त माना जा रहा था कि नई सरकार इतनी नौकरियां पैदा करेगी कि मनरेगा की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, मनरेगा का बजट बढ़ता गया। 2014-15 में जो बजट 32,000 करोड़ था, वो कोरोना काल में 1,11,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जिसे विफलता का स्मारक कहा गया, वह आकार में 3 गुना बड़ा हो गया। पटेल नमामि गंगे प्रोजेक्ट का भी जिक्र करते हैं। 20,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में कहा था कि गंगा की एक बूंद भी साफ नहीं हुई है। अब मनरेगा का नाम बदलकर उसे नया रूप दिया जा रहा है। पटेल का सवाल है कि क्या नाम बदलने से जमीन पर हकीकत बदलेगी, या ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने की एक और कोशिश है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खबर मिली जुली है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया। रुपया 90.74 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता, और दूसरी, विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसा निकालना। HDFC सिक्योरिटीज के विश्लेषक दिलीप परमार के मुताबिक एशियाई मुद्राओं में भारतीय रुपये का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। हालांकि एक राहत वाली खबर यह है कि नवंबर महीने में भारत के व्यापार घाटे में 61% की भारी गिरावट आई है।
यह अब घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसका मुख्य कारण सोने के आयात में आई 73% की भारी कमी है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% शुल्क लगाने के बावजूद अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि भारत और अमेरिका एक रूपरेखा समझौते के काफी करीब हैं। लेकिन फिलहाल महंगा होता डॉलर और गिरता रुपया आम आदमी और आयातकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। ये खबर सिस्टम के उन दावों की पोल खोलती है जो विकास की बात करते हैं। रांची से मुकेश रंजन की रिपोर्ट के मुताबिक गुमला जिले में सड़क न होने की वजह से एक 17 साल की गर्भवती आदिवासी महिला सुखरी कुमारी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। सुखरी कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गांव तक एम्बुलेंस आने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन उसके परिवार वाले उसे खटिया पर लिटाकर पहाड़ी रास्तों से 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव तक ले गए। वहां से उन्हें एक ममता वाहन मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभूनाथ चौधरी ने स्वीकार किया कि अगर उसे समय पर अस्पताल लाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। दुखद बात यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी झलकपत गांव में सड़क नहीं है। गांव वाले सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिले तो सिर्फ वादे। सुखरी कुमारी हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करती थी और हाल ही में लौटी थी। सड़क के अभाव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं इस आदिवासी बहुल गांव के लिए आज भी एक सपना बनी हुई हैं। ये घटना सवाल खड़ा करती है कि क्या हम वाकई एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं? राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। हवा की गुणवत्ता यानी AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों का दम घुट रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोमवार सुबह दिल्ली का AQI 498 दर्ज किया गया। हालात इतने खराब हैं कि वजीरपुर जैसे इलाकों में ये 475 के पार था। इस जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को बंद करने और ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया है। बड़ी कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े डराने वाले हैं। हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा सुरक्षित मानक से 4 गुना ज्यादा है। ये कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। कर्नाटक से एक चौंकाने वाली खबर है जो हमारी चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। MB गिरीश की रिपोर्ट के अनुसार कलबुर्गी की आलंद विधानसभा सीट पर एक बड़ा वोटर घोटाला सामने आया है। पुलिस की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने चुनाव आयोग के पोर्टल का गलत इस्तेमाल करके लगभग 6,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। आरोप है कि यह सब 2023 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। SIT की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एक तकनीकी खामी का फायदा उठाया। पोर्टल पर लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर और OTP की ज़रूरत होती है। एक बार लॉगिन करने के बाद कोई भी व्यक्ति कितने भी आवेदन जमा कर सकता है। आरोपियों ने इसी का फायदा उठाकर उन वोटरों के नाम हटाने के फॉर्म भर दिए जो उनके विरोधी माने जाते थे। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब किसी वोटर का नाम हटाने का आवेदन दिया जाता है तो असली वोटर को कोई सूचना नहीं मिलती। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाए और उन्हें असली बताकर अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग ने भी इन आवेदनों को सही मान लिया और नाम हटा दिए। चार्जशीट में पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये घटना बताती है कि डिजिटल इंडिया के दौर में तकनीकी खामियां लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का एक और मामला पश्चिम बंगाल से आया है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग और अजीब है। अर्नब गांगुली की रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में रहने वाले 70 वर्षीय वासुदेव दास परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण ये है कि वोटर लिस्ट में अचानक उनके 2 और बेटे प्रकट हो गए हैं, जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता। इनमें से एक नया बेटा संजय दास है, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। वासुदेव का कहना है कि उनके असली बेटे और बेटी के अलावा ये नए नाम उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश हो सकते हैं। उन्हें डर है कि उनकी मौत के बाद ये लोग उनकी जमीन और घर पर दावा ठोक देंगे। दिलचस्प बात यह है कि वोटर लिस्ट में संजय दास के पिता के रूप में वासुदेव का नाम दर्ज है, जबकि वासुदेव कहते हैं कि वो इस शख्स के पिता कैसे हो सकते हैं। जांच में पता चला है कि बंगाल में ऐसे लाखों मामले हैं जहां मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं। मृत लोगों के नाम, लापता लोग और एक ही आदमी के कई जगह नाम होना आम बात हो गई है। वासुदेव के मामले में तो 5 अलग अलग वोटरों ने उन्हें अपना अभिभावक बता रखा है। उधर तृणमूल नेता ने स्वीकार किया है कि वो मूल रूप से बांग्लादेश से हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। यह मामला सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि जमीन और पहचान की चोरी का गंभीर संकेत है।
भारत और चीन के बीच जिस डोकलाम इलाके को लेकर 2017 में भारी तनाव और गतिरोध हुआ था, अब वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत ये कदम उठाया गया है। सोमवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने डोकलाम और चोला के लिए पहली पर्यटक यात्रा को हरी झंडी दिखाई। चोला वही जगह है जहां 1967 में भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ था। सरकार का कहना है कि इसका मकसद बैटलफील्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जगे और वे सेना के बलिदान को समझ सकें। डोकलाम लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर है। यहाँ पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। ये कदम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में पर्यटन बढ़ाना और स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। एक तरफ जहां सीमा पर तनाव की खबरें आती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पहल एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है। लद्दाख के मशहूर शिक्षाविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इन दिनों खबरों में हैं, लेकिन दो विरोधाभासी वजहों से। एक तरफ राज्यसभा की एक संसदीय समिति ने उनके संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL को मान्यता देने की पुरजोर सिफारिश की है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने वांगचुक के शिक्षा मॉडल की तारीफ की है और कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत यह एक बेहतरीन उदाहरण है। समिति ने इस बात पर हैरानी जताई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक इस संस्थान को मान्यता क्यों नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक खुद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में हैं। उन्हें लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई अब 7 जनवरी 2026 तक टाल दी गई है। यह विडंबना ही है कि जिस व्यक्ति के शिक्षा मॉडल को संसद की समिति देश के लिए अनुकरणीय बता रही है, उसी व्यक्ति को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात हांगकांग की। वहां के मशहूर मीडिया टाइकून और लोकतंत्र समर्थक जिमी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोषी करार दिया गया है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार 78 साल के जिमी लाई पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप साबित हुआ है। उन्हें अब उम्र कैद की सजा हो सकती है। जिमी लाई की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो 12 साल की उम्र में एक नाव में छिपकर चीन से हांगकांग आए थे। उन्होंने मेहनत करके जियोडानो जैसा बड़ा कपड़ों का ब्रांड खड़ा किया। बाद में उन्होंने एप्पल डेली अखबार शुरू किया, जो चीन सरकार का कड़ा आलोचक बन गया। बीजिंग उन्हें गद्दार मानता है, जबकि हांगकांग के लोग उन्हें लोकतंत्र का नायक कहते हैं। जेल में बंद जिमी लाई ने एक बार कहा था कि हांगकांग की आज़ादी ने उन्हें सब कुछ दिया है और अब उस आज़ादी के लिए लड़कर कर्ज चुकाने का वक्त है। उनकी सजा ये बताती है कि हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ को किस तरह दबाया जा रहा है। आखिर में बात कला और प्रतिरोध की। इंडियन एक्सप्रेस ने कलाकार अबान रज़ा पर एक रिपोर्ट छापी है, जो अपने कैनवास पर विरोध प्रदर्शनों को जीवंत करती हैं। अबान रज़ा की पेंटिंग्स में शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक के दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ कल्पना से पेंटिंग नहीं बनाती, बल्कि खुद उन जगहों पर जाती हैं। उनकी एक पेंटिंग भीम बस स्टैंड में 7 महिलाएं बस का इंतजार करती दिखती हैं, जो विरोध प्रदर्शन से लौट रही हैं या वहां जा रही हैं। ये पेंटिंग उस थकान और उम्मीद को दर्शाती है जो एक आंदोलनकारी के जीवन का हिस्सा होती है। रज़ा कहती हैं कि उनके लिए ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि सच्चाई को दर्ज करने का एक तरीका है। उनकी पेंटिंग्स में जर्मन अभिव्यक्तिवाद की झलक मिलती है, जो सीधे दिल पर असर करती है। ये कला हमें याद दिलाती है कि विरोध सिर्फ नारेबाजी नहीं, बल्कि आम लोगों के संघर्ष और उनकी जिजीविषा की कहानी है। तो दोस्तों, ये था आज का हरकारा डेली न्यूज़ पॉडकास्ट। हमने कोशिश की कि तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें आप तक आसान भाषा में पहुंच सकें। चाहे वो मनरेगा में बदलाव हो, गिरता रुपया हो, या फिर झारखंड और दिल्ली की ज़मीनी हकीकत। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।